इस बात को याद रखना जरूरी है कि गांधी जी की बौद्धिक बनावट के रेशे निश्चय ही आधुनिक हैं। वे पूरी ईमानदारी से आधुनिक चिंतकों का रण स्वीकार करते हैं। मैं नबी का वाक्य पढ़ रहा हूं। लेकिन उनका ये विश्वास कि इन चिंतकों के लेखन ने उनके मन में पहले से मौजूद भारत की अपनी परंपराओं से आए सरोकारों को पुष्ट किया, निश्चय ही संदेह। यानी गांधी जी पर वहां तो भरोसा करना चाहिए जहां वो ये कहते हैं कि मुझ पर थोरो का, टॉल्स्टॉय का, रस्किन का बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहां गांधी जी की ईमानदारी संदिग्ध है जहां वो ये कहते हैं कि मुझे तुलसीदास ने बनाया है, मुझे कबीरदास ने बनाया है, या मुझे भगवत गीता ने। मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी इस पर यही कह सकता है कि कड़वा कड़वा खूब मीठा मीठा हक। सवाल केवल गांधी जी को और केवल ट्रांसलेट पर, सवाल परंपरा के प्रति अवधारणा। सवाल यह मानने का है कि आधुनिकता केवल अंग्रेजी के जरिए हो। सवाल यह मानने का है कि आधुनिकता केवल यूरोपीय आधुनिकता के किसी ना किसी संस्करण का अंधानुकरण करने से। इसीलिए यह होता है कि हमारे बच्चे, मैं एक ऐसी संस्था से संबंधित हूं आजकल जो इस देश के सच्चे भाग्य विधाता हर साल पैदा करती, IAS अफसर, और उस भाग्य विधाता की कोटि में शामिल होने के लिए जो नौजवान आते हैं उनसे कभी ब्यूरोक्रेसी एज सच के बारे में बात करता हूं तो मैक्स वेबर के बारे में लोग काफी विस्तार से मेरा ज्ञान वर्धन करते हैं। और जब मैं ये पूछता हूं कि इसका आविष्कार कहां हुआ था, इस संस्था का, इम्पर्सनल किसकी ब्यूरोक्रेसी का, तो मुझे सुनकर मजा भी आता है और मेरा अच्छा बुरा भी लगता है। यानी चीनी तो अफीम चीज है। चीनी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे कि एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर दें, वो तो केवल यूरोप में हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कुछ मित्रों को ये बातें मेरी अटपटी लग सकती हैं और ये लग सकता है कि मैं काफी कड़वाहट के साथ बोल रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं माफी ही मांगता हूं। परंपरा का एक बोध हमने बना लिया है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आधुनिकता का एक बोध बना लिया। हम आधुनिकता को मूल्यों के आधार पर नहीं बल्कि भूगोल और भाषा के आधार पर जांचते। हम आधुनिकता को इस आधार पर नहीं जांचते कि संगठित धर्म का विरोध किस समाज में कब आरंभ हुआ। हम आधुनिकता को इस आधार पर नहीं जांचते कि भगवान से बात करने की भाषा वही हो जो मेरे रोजमर्रा के कारोबार की और अपने दोस्तों से बात करने की भाषा है, ये किस समाज में कब से आरंभ हुआ। हम आधुनिकता को इस आधार पर जांचते हैं कि किस समाज को कब यूरोप के किस देश का गुलाम बनने का सौभाग्य था। इसलिए फ्रांस जब पहुंच गया अफ्रीका में आधुनिकता आरंभ हो गई, इंग्लैंड जब आ गया तो भारत में आधुनिकता आरंभ हो गई, स्पेन जब पहुंच गया तो तथाकथित लैटिन अमेरिका में आधुनिकता। आधुनिकता की इसी अवधारणा से ऐसे मूल्यांकन निकलते हैं और ऐसा मूल्यांकन करने वाले ये तक भूल जाते हैं कि जिन आधुनिक चिंतकों का ऋण गांधी जी स्वीकार करते हैं उनमें से कोई भी तथाकथित आधुनिकता का प्रवक्ता नहीं था, सब उसके आलोचक। टोल्स्टॉय, थोरो और रस्किन, तीनों में से कोई भी उस आधुनिकता का प्रवक्ता नहीं था, सबके सब उस आधुनिकता के आउटसाइडर थे जिसके प्रभाव की चर्चा यहां की जाए। इसलिए मित्रों, जब हम आधुनिकता की बात करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि आधुनिकता जैसी आज हम समझते हैं उसका गहरा संबंध साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से है। और जिसके बहुत ही आत्मीय प्रसंग की चर्चा अमिता ने अपनी बातचीत में की, जब वो बता रही थी कि चाय पीने के लिए कैसे लुभाया जाता था हिंदुस्तानियों को। मुझे भीष्म साहनी का उपन्यास मैया दास की माड़ी याद आ रहा था। उसमें एक प्रसंग है कि पंजाब के गांव में मुफ्त में सिगरेटें बांटी नहीं बल्कि फेंकी जाती। गाड़ियां निकलती हैं और वो पैकेट फेंकते चलते हैं और पीछे बच्चे उनके पैकेट लूटते चलते हैं। तो आधुनिकता, पहली बात ये कि आधुनिकता और यूरोपीयता पर्यायवाची थी। कोई परंपरा ऐसी हो नहीं सकती जिसने आधुनिकता की ओर बढ़ने का आत्मसंघर्ष न किया। और गांधी जी भारतीय परंपरा के ऐसे आत्मसंघर्ष की परिणति, पहले व्यक्ति नहीं थे, वो प्रॉफिट नहीं थे,
वो अज्ञानियों और मूर्खों के बीच में सत्य की मसाल लेकर पैदा हुआ व्यक्ति नहीं। और गांधी जी की जिन बातों को लेकर के हम लोग चकित होते हैं और जिन बातों को लेकर के हम उनका गुणगान भी करते हैं और कुछ लोग जिन बातों को लेकर के उन्हें गालियां भी देते हैं, मेरी मां के जैसे अकड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो बातें बहुत सहज स्वाभाविक। गांधी जी का प्रसिद्ध वक्तव्य है और जिस पर जिन्ना की टिप्पणी भी उतनी ही प्रसिद्ध है और जिन्ना की टिप्पणी बहुत सही टिप्पणी है। जब गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, तो जिन्ना ने चल के कहा कि केवल एक हिंदू ही ऐसा कह सकता। सही कहा था जिन्ना। इसका मुझे निजी अनुभव है क्योंकि मेरे घर में संयोग से एक बार ईसा मसीह की एक तस्वीर आ गई थी। मेरे स्वर्गीय बड़े भाई हिंदू राष्ट्रवादी थे और वो तस्वीर आई मुझ अपराधी के कारण थी, तो लाल पीले हो गए और मेरी तो पिटाई जो पीसों की, उन्होंने वो तस्वीर फाड़ने और जलाने पर आमादा हो गए। ऐसी स्थितियों में सिवाय आमरण अनशन और उपवास के कुछ नहीं सोचता। तो मैंने धमकी दे दी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। मेरी मां ने रास्ता निकाला, उन्होंने वो तस्वीर मेरे बड़े भाई से छीनी और ले जाकर के अपने पूजा घर में रख दी। और पूजा घर कम से कम मेरे घर में किसी भी तरह की गुंडई और बदमाशी के लिए आउट ऑफ हो, किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किसी पूजा घर को ध्वस्त करने को जायज कम से कम मेरे घर में नहीं ठहरा सकता। इसलिए जब तक मेरी मां जिंदा रही तब तक ईसा मसीह उस पूजा घर में रोजाना रोटी चावल प्राप्त करते रहे, भोग प्राप्त करते रहे और आनंद करते। उसके बाद फिर मां चली गई तो ईसा मसीह को भी जाने चाहिए। इसलिए गांधी जी का ये वक्तव्य मुझे अटपटा नहीं, मेरी मां को नहीं अटपटा। इसलिए मित्रों मैंने कहा, और गांधी जी की या उनके जैसे लोगों की खूबी ये थी कि वो अपनी परंपरा में सहज रूप से होते हुए उसके प्रति बहुत कठोर आलोचनात्मक रवैया अपना सकते थे क्योंकि वो उससे जुड़े। हम में से अधिकांश लोग जो भारत का या दुनिया के किसी भी समाज का उद्धार करना चाहते हैं, हमारा संबंध उस परंपरा से अतिथियों का होगा या उद्धारकों का होगा। या तो हम उस परंपरा में देश की तरह कभी कभार टहलते हुए चले गए और या फिर उद्धार करने के लिए कि ये सब मूर्ख अज्ञानी लोग, चलिए इनके पास सत्य का संदेश लेकर चले। हम लोग सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में काम करते थे। दिलीप हमारे प्रमुख नेता, तो हम लोगों ने एक बात तय किया, चल रहा था उन दिनों वो सब सिलसिला, जैसा आगे पाखंड खंडनी पताका हम लोग लगा के बैठेंगे। मैंने तो सोचा था कि बड़ा साधारण सा प्रस्ताव है, सभी मित्र स्वीकार कर देंगे, लेकिन सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन की मीटिंगों में इस पर 2-4 दिन बहस हुई कि ये जो एक्सप्रेशन है पाखंड खंडनी पताका, इसमें हिंदुत्व की गंध आता, ये सांप्रदायिक है। खैर किसी तरह उस गंध दुर्गंध से पीछा छूटा और मान लिया गया कि पाखंड खंडनी पताका लगाई जाएगी। तो हमारे से बहुत से दोस्त पताका कह ही नहीं पाते थे, उसे पटाखा कहते। कारण ये कि बेचारे नारदी को पढ़ नहीं सकते और सुधारना उनको चाहते थे जो सिवाय नारदी के कुछ नहीं पढ़ते। मैं बड़ा परेशान होता था। अच्छा परसों भाव वालों की और पाखंड खंडनी पटाखा पटाखे चले गए। गांधी जी के प्रति दिलीप ने बहुत मार्मिक बात कही कि एक तरफ लोग कहते थे कि मरने दो गांधी जी, और दूसरी तरफ हिंदू महासभाएं लिखकर देते थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गांधी जी के जीवन को संकट हो। कारण ये था कि सब कुछ के बावजूद, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान